गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो हम जिम्नास्टिक्स की सीरीज़ पढ़ रहे थे उसमें हमने पाइनस स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट जो उसमें पार्ट रह गया था वो था रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर चुके थे जिसमें मैंने बताया था कि जो पाइनस स्पीशीज़ है, पाइनस की जितनी भी स्पीशीज़ है वो ज़्यादातर मोनोशियस मतलब स्टिक, जैसे कि साइकस के केस में था वो डायोशियस होती थी, वैसे ही पाइनस के केस में वो मोनोशियस प्लांट है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो साइकस से अलग बात इसमें पाइनस में थी वो ये थी कि जो साइकस होता है उसमें वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन भी देखा गया था, मतलब वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन भी पाया जाता था और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता था। जबकि पाइनस के केस में क्या है कि वो केवल और केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ये तो एक रिवीजन के तौर पे था। नाउ मूव ऑन रिप्रोडक्शन इन पाइनस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेल कोन का या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या होता है और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। बेसिकली माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स कैसे बने हैं उसी को आज डिस्कस करेंगे। राइट। देन स्टार्ट विद एक मॉर्फोलॉजी वाला ही पार्ट थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। पहले भी मैंने बताया था कि यूजुअली जितने भी पाइनस होते हैं वो उनका जो मेल मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो चाहे फीमेल पार्ट हो या फिर मेल पार्ट, दोनों ही कोन फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और कोन के लिए भी एक नॉर्मल सा ही बताया था कि साइकस में तो फीमेल कोन एज सच कोन फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन पाइनस के केस में दोनों ही कोन फॉर्म में है। दूसरी बात है एक सेंट्रल एक्सिस, हर कोन में एक सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है जिसके अराउंड स्पेसिफिक लीव्स होती हैं। ठीक है। लीव्स होती हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होती हैं, जो कि आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, जिसे स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन कहते हैं। ठीक है। डिपेंड ऑन कि उसमें कौन सा स्पोरेंजियम लगा है उसी के बेसिस पे, या ये कहें कि कौन सा वो स्पोर्स बेयर कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे उसे माइक्रोस्पोरोफिल या फिर मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है। अगर अब हम बात करें, पहले तो हम चूंकि आज मेल कोन का या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं तो पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कोन होते हैं बेसिकली लगते कहाँ पर है। ठीक है। जब मैंने प्लांट की बात करी, मॉर्फोलॉजी बता रही थी, तो उसमें बताया था कि जो स्टेम होता है, पाइनस का जो स्टेम होता है उसमें दो तरह की स्टेम है या दो तरह की ग्रोथ के बेसिस पे दो तरह की शूट्स हैं, लॉन्ग शूट्स एंड ड्वार्फ शूट्स। जो लॉन्ग शूट्स हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ अनलिमिटेड ब्रांचेस कहलाती हैं, जबकि जो ड्वार्फ शूट है वो ग्रोथ ऑफ लिमिटेड ब्रांचेस कहलाती हैं। ठीक है। जब हम मेल कोन की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर, एक और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बात तो थंबनेल पे ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, इसलिए क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ या तो उसको बोर्ड के ही हिसाब से लगा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज रहती है कि मतलब ये ऑब्जेक्शंस रहते हैं कि मैम बोर्ड उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। उसको देखने की बजाय एक तो मेरी पेन कहाँ चल रही है इस बात को ध्यान रखिए, दूसरी बात है मुझे सुनिए ज़्यादा। ठीक है। बाकी इतना स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ, या फिर जब कभी आपको डाउट हुआ करे तो आप थंबनेल को देखा करो। राइट। एनीवेज यहाँ पे जो ये फर्स्ट डायग्राम बना है इसमें मैंने क्लस्टर ऑफ मेल कोन दिखाया है। ठीक है। यानी कि जो मेल कोन्स हैं वो एक तो ग्रुप में लगते हैं। ठीक है। ग्रुप उनका कितने का हो सकता है, लगभग 15 से शुरू होकर के, ठीक है, एक ग्रुप में लगभग 15 से लेकर के 140 तक मेल कोन हो सकते हैं। लगेंगे कहाँ पर, ये बेसिकली जो ग्रो शूट्स होती हैं, जो लॉन्ग शूट्स हैं। ठीक है। लॉन्ग शूट्स में जो एक्सिल है सेम इनकी पोजीशन वैसी ही है जैसे कि ड्वार्फ शूट की थी। ठीक है। ड्वार्फ शूट कहाँ से निकल रहे थे कि जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थी, ठीक है, उनकी स्केली लीव्स के एक्सिल से निकलती थी ना ड्वार्फ शूट। सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी है क्या कि जो मेल कोन होता है, ठीक है, मेल कोन एक तो ये हर साल लगते रहते हैं, राइट, जिसकी वजह से इनका क्लस्टर तैयार हो जाता है। दूसरी बात है ये जो मेल कोन्स हैं, ठीक है, ये स्केली लीव्स के ही एक्सिल पे जो लॉन्ग शूट है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, उनकी स्केली, वो उसमें जो स्केली लीव्स लगी हुई हैं, राइट, उस स्केली लीव्स के एक्सिल में ये ग्रो करते हैं। ठीक।
हर ईयर एक लगेगा तो जाहिर सी बात है क्लस्टर तो फॉर्म हो ही जाएगा। तो एक मिनिमम अगर रेंज बात करें तो एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसी वजह से देखिए ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर जितने भी मैंने सब में ड्रॉ नहीं किया है, लीफी स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं बेसिकली ओवल शेप स्ट्रक्चर, दीज आर मेल कोन्स, ठीक है। और ये जो ड्वार्फ शूट रहती है, अब चूंकि एक्सेल की और ड्वार्फ शूट की मतलब कि सॉरी मेल कोन्स की और जो ड्वार्फ शूट है उसकी जो पोजीशन है लगने की वो सेम है, ठीक है। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, ग्रोइंग एपेक्स होता है, वो भी फ्री रहता है, ये अपना ग्रो करता रहता है, राइट। और ये लग कहाँ पर रहे हैं, यानी कि जैसे अगर ये हम बात करें कि मान लीजिए ये स्केली लीव है, ये इसका एक्सेल है, यहाँ पे इसे लगना था ड्वार्फ शूट को, ठीक है। सेम काइंड ऑफ इसे भी लगना है, ये कुछ हट करके लगता है, ठीक। तो अब ये क्या है कि ड्वार्फ शूट भी इसी वजह से अलग से दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये ड्वार्फ शूट अलग से दिखाई पड़ती है, ग्रोइंग एपेक्स चूँकि मतलब इंटरप्टेड रहता है, मतलब कि किसी तरह से उसमें कोई बाधा नहीं पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से फ्री रहेगा तो ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की कि वो लगते कहाँ पे लगते हैं, सेम जैसे ड्वार्फ शूट लग रहा था लॉन्ग शूट की, लॉन्ग शूट पे जो स्केली लीव्स हैं उनकी एक्सेल पे, ठीक है। अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेल कोन का स्ट्रक्चर निकाल करके देखें तो वो कैसा दिखता है। ये वाला जो सेकेंड स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो मेल कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक तो स्केली लीव्स रहेंगी क्योंकि उसी के एक्सेल से निकलता है, हर ईयर निकलता है, ठीक है। और अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर तक का मतलब लेंथ वाइज हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक और बात करें कि इसकी शेप क्या है, तो लगभग ओवल शेप रहेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होगी, ठीक है। इस पे लगेंगी क्या, स्पेसिफिक लीव्स लगेंगी जिसपे माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरेंजियम लगे रहते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक लीव्स क्या कहलाती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये जो आपको ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सारा का सारा माइक्रोस्पोरोफिल है। अरेंजमेंट क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस है, अगर आप इसकी एलएस वाले में देखो, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोन का मेल कोन का एलएस दिखाया हुआ, इसमें देखो एक ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। ये जितनी भी ये वाला जो ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं ये, राइट, ऐसे वाला, ठीक, दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। इनका भी अरेंजमेंट बहुत ही स्पेसिफिक होता है, क्या कि एक तो अपर पार्ट से भी ये किसको जो अपने अबव वाला है उसको अबव माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर्ड किए रहता है या प्रोटेक्ट किए रहता है, ठीक है। एंड ये जो और इसके पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो लगते कहाँ पर है, अबैक्सियल साइड पे लगते हैं, अबैक्सियल, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए, अबैक्सियल और एडैक्सियल, जिसमें डी है वो डॉर्सल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जिसमें बी है अबैक्सियल, ठीक है, वो होगी वेंट्रल साइड दैट मीन्स लोअर सरफेस, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली है वो कहाँ पर लग रहा है, इस माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे, इस माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे, राइट। तो अब जब इसके नीचे वाली पत्ती जो होती है वो क्या करेगी, इस माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर्ड किए रहती है, ठीक है। दिस इज अ जस्ट केवल नेचर ने उसे दे रखा है ताकि प्रोटेक्शन बरकरार रहे, राइट। और ये जो मतलब निकला हुआ पार्ट होता है, जो कवर्ड पार्ट रहता है, वो बेसिकली है क्या, एपोफाइसिस है, ठीक है। स्टेराइल पार्ट है, एपोफाइसिस है। अब वापस हम आते हैं इसी कोण पर कि ये तो बता दिया कि सेंट्रल एक्सिस है जिसपे स्पाइरली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई है, ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोरोफिल जब हमने निकाल के देखी, ठीक है, इसको पिक किया, तब देखा कि इसका ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो बेसिकली एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एपिक्स रीजन पे या टॉप रीजन पे एक स्टेराइल पार्ट पाया जाता है, वो ट्रायंगुलर इन शेप है जिसे क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस, ठीक है। जैसे कि साइकस में देख रहे थे, राइट। सेम काइंड ऑफ यहाँ पे भी स्टेराइल रीजन है जिसे बोलते हैं एपोफाइसिस, राइट। एपोफाइसिस के बाद हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के पास दो, ठीक है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम एक माइक्रोस्पोरोफिल पर लगी रहती है, राइट। जैसे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एक को निकाल करके देखेंगे यहाँ से, ठीक है, एक पत्ती को, तो उसमें दो माइक्रोस्पोरेंजियम ये जो पॉलन सैक्स है ये लगी रहती है, ठीक है।
तो ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो मैं राउंडेड ओवल स्ट्रक्चर बने हुए, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जो बेयर करती है, जो कंटेन करती है स्पोर्स को, उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें लाइन ऑफ डेहेसेंस होती है, या ये कहें कि एक स्लिट होता है। ठीक है, स्लिट वो करता क्या है बेसिकली, जब पॉलेंस डिस्पर्जल होता है, ठीक है, पॉलन डिस्पर्जल या पॉलिनेशन में, ठीक है, स्प्लिट होने डेसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों पे ही, दोनों क्योंकि दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, दोनों पे ही वो सेम स्लिट होगी। ठीक है, या लाइन ऑफ डेसेंस कहते हैं। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम इसको भी ओपन करके देखें, इस पर्टिकुलर, ठीक है, इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजियम को ओपन करके देखें, तो एक तो स्ट्रक्चर इसका, सॉरी यहाँ पे बनाया नहीं है, मैं रख करके बना देती हूँ, एक सेकेंड। यस, नाउ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक्चुअली में अगर एक पर्टिकुलर साग का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं सेलुलर डायग्राम नहीं बना रही, जस्ट ऐसा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ हैप्लॉइड या यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट एन नंबर के पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर, ये जो है, यही स्टेराइल रीजन है, राइट। ठीक है, ये टीएस जब कट करेंगे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसके और पर्टिकुलर अगर पॉलन ग्रेन को निकाल करके देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये इसके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो विंग्ड पॉलन है, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, कि जो विंग्ड पॉलन है वो किस में, पॉलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं, तो पाइनस की स्पीशीज में। ठीक है, पाइनस स्टॉक्स बजाय, वैसे पाइनस की मैक्सिमम नंबर में, मैक्सिमम स्पीशीज में विंग्ड पॉलन है। ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब मैं फैमिली, इसकी पाइनेसी फैमिली को डिस्कस कर रही थी। ठीक है, तो एक बार पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से, कि नॉर्मल पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एक्साइन होती है, एंटाइन होती है। ठीक है, इसकी एक्साइन क्या है, ये विंग्स आए कहाँ से, बेसिकली ये जो एक्साइन वाली लेयर होती है, ठीक है, जो आउटरमोस्ट लेयर है पॉलन ग्रेन की, न्यूक्लियस, क्योंकि यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है तो ऑफकोर्स एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस को कंटेन के, और चूंकि एक सेल है तो ऑफकोर्स इसमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कवर्ड बाय 2 लेयर्स। ठीक है, द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंटाइन, ठीक, एंड द आउटरमोस्ट लेयर इज एक्साइन। एक्साइन लेयर जो होती है वो ही एक्सटेंड हो करके ये विंग्स बनाती है। ठीक है, इन्हें विंग्स भी कहते हैं और इसे सैकस भी कहते हैं। ठीक है, अगर उसकी लैंग्वेज में है सैकस, ठीक है, बोटानिकल लैंग्वेज में टेक्निकल टर्म इसका सैकस है। कौन सा, कि जो एक्साइन है ये एक्सटेंडेड होकर के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे विंग्स कहते हैं। कहाँ पे, पॉलन ग्रेन्स में, तो उसको बोलते हैं सैकस या फिर विंग्ड, सैकस या फिर विंग्स बोलते हैं, राइट। तो अब ये तो बात हो गई कि एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये स्ट्रक्चर, या ये कहें कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, जब मैंने क्लास में लेक्चर ले रही थी तभी भी मैंने बताया था कि 2 तरह की डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम का, लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट टाइप। ठीक है, तो आज यूस्पोरेंजिएट इसलिए बता रही हूँ डिटेल में ऑलरेडी, हालांकि मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बहुत से लोग नए हैं इसलिए। एनीवेज, तो इसमें जो अगर माइक्रोस्पोर का या माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट क्या है, तो वो कैसा है, यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। यूस्पोरेंजिएट टाइप का क्या मतलब होता है, जब कभी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से हो रहा है, नॉट अ सिंगल सेल, इट इज फ्रॉम ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, देन कॉल्ड यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स हैं, ठीक है, ये होती कहाँ की है, तो अगर इसकी हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जब कभी मैंने बोला ना कि इसमें मतलब स्पेसिफिक लीव्स होती हैं, ठीक है, जिनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, राइट। तो माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पे, स्पोरेंजियम को यहीं पे डेवलप होना है ना, अबैक्सियल साइड पे, तो अबैक्सियल सरफेस की जो
एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली हाइपोडर्मल लेयर है, ठीक है। यानी कि अगर ये कभी वेजिटेटिव फॉर्म में रही होगी लीफ, ठीक है, तो जब इसका माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा, आई थिंक मैं दूसरा स्केच पेन ले लूँ, जब कभी इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा, जैसे कि बताती हूँ यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक, इस लीफ में जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा उस दौरान, क्योंकि लोअर सरफेस पे बता रही हूँ ना, अब एक्सियल साइड पे बनना है माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो होता क्या है कि यहाँ की हाइपोडर्मल लेयर की सेल, यानी कि नॉर्मल ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के बाद यहाँ कहीं हाइपोडर्मल सेल्स भी तो होंगी, तो ये हाइपोडर्मल सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, इन्हीं की कोई ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल, दैट मीन्स 5 to 7 सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, दूसरी और सेल से कुछ अलग डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, ठीक है। और उनका डिफ्रेंशिएट कैसे होंगे, सिंपल है कि मतलब उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या डिवीजन होना है, उन्हें डिवाइड करना है, तो कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक अलग तरीके से नज़र आती है। अगर यहाँ पर देखो तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है, डॉटेड वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बेसिकली हाइपोडर्मल या ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, ठीक है, मैं बोल रही हूँ हाइपोडर्मल इनिशियल सेल या ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल, GIC, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल सबसे फर्स्ट डिवीजन, जब भी यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है सेम काइंड होगा, ठीक है। अब कहीं पढ़ो, चाहे टेरिडो में पढ़ो, चाहे जिम्नो में पढ़ो, यूस्पोरेंजिया टाइप दैट मीन्स ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल, और वैसे ही फर्दर डिवीजन भी होगा, जैसे कि पहला डिवीजन पेरिक्लाइनल डिवीजन, दैट मीन्स अगर ये सेल्स हैं तो ये पेरिक्लाइनल डिवाइड ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये पेरिक्लाइनल डिवीजन दैट मीन्स पैरेलल टू पेरीफेरी, ठीक है, पेरिक्लाइनल, P फॉर पेरिक्लाइनल, P फॉर पेरीफेरी, ठीक है। तो जब पेरीफेरी के पैरेलल कोई डिवीजन होता है तो उसे पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं, और जस्ट अपोजिट जब जिस डिवीजन के लॉन्गिट्यूडनल या राइट एंगल पे होता है डिवीजन, तो उसे एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। अभी हम दोनों ही इसमें देखेंगे। देखो ये होता क्या है कि ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स होती हैं, वो फर्स्टली पेरिक्लाइनली डिवाइड होती है, पेरिक्लाइनल डिवाइड होंगी तो ऑफकोर्स जब ऐसे सेल्स थी और पेरिक्लाइनल डिवाइड करी तो एक आउटर लेयर बना ली, एक इनर लेयर बना ली, तो आउटर मोस्ट जो आउटर लेयर होती है वो फर्दर क्या करती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, प्राइमरी बनाती क्या है, प्राइमरी वॉल सेल। जो लोअर मतलब कि इनर सेल्स होती हैं वो क्या बनाती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो प्राइमरी वॉल सेल है ये बार बार डिवाइड करती है, सिंपल डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे नंबर ऑफ वॉल लेयर्स बना लेती हैं, ठीक। वॉल लेयर्स ये बना लेगी कौन, जो आउटर लेयर्स थी, राइट। जो इनर मोस्ट हाँ आउटर लेयर थी वो वॉल लेयर बनाती, लेकिन इसमें भी एक खास बात है क्या, कि इन्हीं वॉल लेयर्स की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर वो क्या करती है, वो बना लेती है एक स्पेसिफिक न्यूट्रिटिव लेयर जिसे बोलते हैं टेपिटम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे कि इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, आउटर इनर लेयर बनाया, आउटर ने प्राइमरी वॉल बनाई, इसने बार बार डिवाइड किया, डिवाइड करके नंबर ऑफ वॉल लेयर्स बना ली, ठीक है। ये नंबर ऑफ वॉल लेयर्स में यहाँ पे मैंने केवल 2 ही दिखाई है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 3 कुछ, ठीक है। तो ये वॉल लेयर्स बना लेंगे, वॉल लेयर्स के बाद में जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है, क्यों, मैंने ये कहा ना कि है किसका हिस्सा, प्राइमरी वॉल सेल्स का, ठीक है, लेकिन है को क्या काम क्या कर रहा है, इनरमोस्ट लेयर है, एक तो इसकी पोजीशन क्या है, इनरमोस्ट लेयर है, और काम क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन का, ठीक है। जो भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही होगी तो उसके लिए जो भी खाना पीना चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो टैपिटम देता है, ठीक है। तो ये टैपिटम लेयर एक्ट करती है एज अ न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है, कहाँ से बनी है, वॉल लेयर से, ठीक। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है पहले सिंपली डिवाइड करती है, और सिंपल डिवीजन करके मतलब कि माइटोसिस ही अभी हो रही है, सिंपल है कि अपने कई सारे न्यूक्लियस बना लेगी, और वो न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या बना लेगा, वो स्पोर मदर सेल्स बना लेती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फिर फर्दर डिवाइड होती है बाय मेयोसिस या रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। जब रिडक्शन डिवीजन हो जाता है तो क्या है कि यहाँ पर अभी प्लॉइडिन की क्या होती है, 2n, क्योंकि ये तो डिप्लॉइड और
सोमैटिक सेल्स मतलब वेजिटेटिव सेल्स थी ना, अब रिप्रोडक्टिव हुई हैं। तो अभी तक तो क्योंकि सिंपल डिविजन्स चल रहे थे, माइटोसिस हो रही थी, तो उससे जैसी पेरेंट सेल थी वैसी बन रही थी। अब जा करके यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन दैट मीन्स ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियस होगा, मतलब कि जो प्लॉइडी होगी वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये क्या था, ये 2n थी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये फर्दर इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद ये टेट्राड सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। पॉलन पहले टेट्राड फॉर्म में आते हैं, ठीक, यानी कि एक सेल से हर एक सेल कितनी 4 सेल बना लेगी, और ये चारों सेल्स जो कि एक ही साथ रहते हैं ऐसे, ठीक है, 1 2 3 और एक अपोजिट वाली, ठीक है। तो ये 4 सेल्स हो गई, टेट्राड फॉर्म में ये पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, राइट। और जब एकदम फाइनल स्टेज में आते हैं तो हर एक पार्ट, ठीक है, टेट्राड फॉर्म में है, हर एक सेल अपना एक पॉलन ग्रेन बना लेता है या माइक्रोस्पोर बना लेता है, ठीक है। फिर उसी में जो एक्साइन होती है वो एक्सटेंड कर जाती है, एक्सटेंड करके वो विंग्ड पॉलन बना लेती है, राइट। तो अभी ये डेवलपमेंट मैं फिर से फिगर में बता देती हूँ, ये देख लीजिए। सबसे पहले जो ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल हैं वो सिंपल है, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेंगे, आउटर लेयर इनर लेयर बनाएंगी। जो आउटर है वो प्राइमरी वॉल सेल बनाएगी, जो इनर लेयर है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगी। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाने के बाद में यही जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये सिंपल डिवाइड करके पहले स्पोर मदर सेल्स बनाती है, स्पोर मदर सेल्स फिर फर्दर मियोसिस करती है, मियोसिस करने के बाद में पॉलन टेट्राड बनाती है, टेट्राड पॉलेंस बनाती है, वो फर्दर विंग्ड पॉलेंस बना लेते हैं। जबकि जो प्राइमरी वॉल सेल्स होती हैं वो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरह के डिवीजन करके फिर क्या बना लेती हैं, सिंपल है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल है वो बना लेती हैं। ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ना, वॉल होगी उसके बाद ही तो पॉलन आएंगे, ठीक, राइट। नाउ तो ये तो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम की बात, ठीक। अब फर्दर ये जो पॉलन होते हैं इनका क्या फेट है, ठीक, यानी कि ये फर्दर कहाँ पे जाते हैं, डेवलपमेंट क्या है, आगे कैसे डेवलप करते हैं, तो वो भी आज हम ही देख लेते हैं। क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर बताया, रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से पता नहीं शो हो रहा है कि नहीं, मैं फिर से ऊपर बना देती हूँ, राइट, इसको रख करके। एक पॉलन का अगर स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, पॉलन ग्रेन का, तो ये आपको मालूम है इसमें ये इसके सर्कल्स हो गए या विंग्स हो गए, ठीक। और ये यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज द एक्साइन, दिस इज द एंटाइन, ठीक। अब क्या होता है कि इसका फर्दर डेवलपमेंट क्या है, ये तो पॉलन ग्रेन्स पर है डेवलपमेंट की यूस्पोरेंजिया टाइप से, ठीक। अब इसके बाद इनका क्या है, कैसे डेसेंस होती है, ठीक है। डेसेंस भी बहुत स्पेसिफिक है, जैसे कि साइकस में क्या था कि उसमें 3 सेल्ड स्टेज पर डेसेंस होती थी। नेचर ने सभी को, मतलब आपको कब डिस्पर्जल आप में कब होना है ये भी तय कर रखा है। तो इसके लिए अभी तो ये कैसी यूनिसेलुलर सेल है ना, एक मतलब एक सिंगल सेल अभी दिखाई पड़ रही है, इसको कितनी सेल में आना है, 4 सेल जब आ जाएगा तब इसका डिस्पर्जल होता है। और ये स्ट्रक्चर का है उसी एपोफाइसिस वाले स्ट्रक्चर में जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम लगे, राइट। तो अभी क्या है कि इसमें डिवीजन होता है, सबसे पहला डिवीजन सिंपल डिवीजन होता है, इक्वली डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन होने से क्या होता है, 2 सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट सेल जो होती है ऊपर वाली सेल उसे बोलेंगे फर्स्ट प्रोथैलियल सेल, ठीक है, प्रोथैलियल, फर्स्ट प्रोथैलियल सेल। और जो नीचे वाली सेल होती है उसे बोलते हैं एपिक सेल, एपिकल सेल, ठीक है, एपिकल सेल, राइट। इसके बाद में क्या होता है, ये एज सच बनी रहती है प्रोथैलियल सेल, एपिकल सेल में फिर फर्दर डिवीजन होता है और ये 2 सेल बना लेती है, एक हो जाती है पहली, तो ये फर्स्ट वाली प्रोथैलियल सेल तो एज सच रहेगी, ठीक, एक बना लेती है, यही जो एपिकल सेल है उसमें डिवीजन होता है वो बना लेती है सेकेंड प्रोथैलियल सेल, ठीक है। एंड वन इज जो लोअर सेल होती है उसे बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल, ठीक है, एंथ्रीडियल सेल। ये जो है अब क्या होता है कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोथैलियल सेल एज सच रहेगी, एंथ्रीडियल सेल में फिर फर्दर डिवीजन होता है, सिंपल डिवीजन होता है, जिससे अगेन एक और सेल फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो ये फर्स्ट प्रोथैलियल, सेकेंड प्रोथैलियल, फर्स्ट, ठीक, ये सेकेंड, थर्ड वन हुई,
जेनरेटिव, यही जो एंथ्रीडियल है ये फर्दर डिवाइड हो जा करके दो सेल बना लेती है। एक कहलाती है ऊपर वाली जेनरेटिव सेल, ठीक है, और नीचे वाली कहलाती है ट्यूब सेल। अब जब पॉलन इस स्टेज में आ गया, राइट, अब ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया, अब इसकी डिसेंस हो जाएगी, दैट मीन्स ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ जाएगा। वो जो स्लिट है अब वहाँ पर, अब यहाँ पर उसका काम है कि लाइन ऑफ डिसेंस के थ्रू सिंपल एक तो एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, तो थोड़ा सा भी मतलब यही कह सकते हैं कि प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर की वजह से, विंड प्रेशर की वजह से जो सेल्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो वॉल होती है वो बस्ट आउट हो जाती है, और उससे क्या होता है कि स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कब आएंगे? जब तक कि ये 4 सेल में नहीं आ जाता है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जैसे साइकस में 3 सेल स्टेज पर डिस्पर्जल हो रहा था पॉलन का, वैसे ही पाइनस के केस में 4 सेल पे है, एफिड्रा के केस में 5 सेल पे है, ठीक है। अब ये जब वो 4 सेल स्टेज वाला बन गया है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट का जो डेवलपमेंट है, मतलब कि 4 सेल स्टेज के बाद में पॉलन अब ये क्या करेगा, चूंकि इसके पास विंग्स हैं, एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, तो ये क्या घूमता घूमता किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट के पास, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन है ये ही मेल गैमेटोफाइट की प्राइमरी या क्या बोले फर्स्ट सेल मेल गैमेटोफाइट की होती है, ठीक है, जिसमें फर्दर डिवीजन कुछ होता है इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड रेस्ट ऑफ दी अब कहाँ पे होगा? पॉलन चेम्बर में, ठीक है। जब ये पॉलन ड्रॉप के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके पास जब पहुँचेगा तब फर्दर इसमें डिवीजन होगा। यही जो जनरेटिव सेल होती है ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है, बॉडी सेल बनाती है और स्टॉक सेल बनाती है। बॉडी सेल फिर फर्दर डिवाइड करके न्यूक्लियस बना लेती है 2 मेल गैमीट्स, तो इस तरह से 6 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन खैर मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर इसमें से कुछ भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना।